से आते हैं एंड इट सीम्स वेरी इजी कि आप देखें तो जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो ज़्यादातर जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेबल थे एंड जितनी भी क्वेश्चंस हमने पढ़े वो ज़्यादातर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही डिपेंड कर रहे थे. सो बेसिकली द कंक्लूजन इज कि यू हैव टू क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट्स ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाता है तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो आज भी हम पेपर ही सॉल्व करेंगे 2016 का क्वेश्चन पेपर 2016 और मंडे से यानी कल से हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट होगा. हम चैप्टर 7 वी विल स्टार्ट चैप्टर 7 फ्रॉम टुमारो. दूसरी चीज, कल भी क्लास टाइमिंग का थोड़ा इशू हो सकता है. जो इस क्लास को बाद में देखेंगे, वीडियो देखेंगे, वो भी ध्यान दें. अगर कल क्लास जो है उसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, पहले हो सकती है. आई विल इन्फॉर्म यू, तो उस चीज का आप ध्यान रखें. ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन पेपर 2016 सीबीएसई बोर्ड. सर आपने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था. अच्छा, होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया था. कौन सा दिया था? मेरे को ध्यान नहीं है. किया था अपलोड? मैं देखता हूँ किस किसने किया है, रुको देखता हूँ. मैंने किया, हाँ एक क्वेश्चन तो दिया था. मैंने कहा था कि अपलोड करना आप लोग क्लास में, तो ध्यान तो देता नहीं है ना. याद नहीं आ रहा. अभी देख. हाँ हाँ, आशीष का आया है, सोनिया का आया है. बस आशीष और सोनिया का होमवर्क आया है. आशीष और सोनिया का ही होमवर्क आया और किसी का होमवर्क नहीं आया है. तो तुम लोग ये रेजिस्टेंस वाला सॉल्व करने के लिए बोला था कि रेजिस्टेंस वाला आप सॉल्व करके आंसर निकाल के मेरे को अपलोड करोगे. जो रेजिस्टेंस वाला था ना जिसमें पावर निकालना था बाद में, पावर कंजम्पशन. आशीष और सोनिया ने ही किया है. जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर लेंगे क्वेश्चन को. वापस हम क्लास पे आते हैं. सोनिया, उसमें कोई आपको डाउट? नो सर. ठीक है. दिव्यांशु, होमवर्क अपलोड नहीं किया तूने तो बार बार कॉल करनी पड़ेगी घर पे. क्या चक्कर है? दिव्यांशु, रिप्लाई कर. पता नहीं था क्यों? क्लास में होता नहीं है तो तेरे को पता नहीं होता है? क्लास अटेंड करता है ना, तो जो बातें मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनता है कि नहीं सुनता है? रचित, अच्छा तूने तो चैप्टर 3 तेरा अभी तक हुआ नहीं कंप्लीट रचित? अभी सेकंड फिनिश हुआ है, तो जल्दी जल्दी करो. लेट ज्वाइन किए हो तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. इतना धीरे चलोगे तो कैसे काम चलेगा? चैप्टर 6 पे हैं और आप अभी चैप्टर 3 कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी टाइम निकाल के फटाफट उसे खत्म करो. दिव्यांशु तो सुधर जा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, नहीं तेरी अलग से क्लास रखने लग जाऊंगा, ध्यान रखियो. और समीर, तू भी बहुत लापरवाही कर रहा है. पहले स्टार्टिंग में सही होमवर्क अपलोड कर देता था, अब फिर वही हाल हो रहा है तेरा. अच्छा, चलिए 2016 क्वेश्चन पेपर. पहला क्वेश्चन है saying a point charge plus q is placed at point O as shown in the figure. यानी कि इस तरीके से है, ये O पॉइंट है और ये डॉटेड लाइन है, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है. ठीक है, और O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज रखा है. तो a point charge plus Q is placed at point O as shown in the figure. Is the potential difference VA minus VB, is the VA minus VB पॉजिटिव होगा? ये बताना है कि ये पॉजिटिव है
या नेगेटिव है। आपसे पूछा है कि क्या ये वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। पॉजिटिव होगा। सोनिया, मानसी, a positive charge placed at point O as shown in the मतलब पॉइंट O पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और ये दो पॉइंट है A एंड B। ठीक है, तो A पे जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा और B पे जो पोटेंशियल होगा वो VB होगा। तो VA माइनस VB अगर करोगे तो पॉजिटिव, ये VA माइनस VB जो है वो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा ये पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, यहाँ पे अगर VA है और ये VB है, साफ आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाय आर पढ़ा है ना। और के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू बाय आर आ गया। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं तो उस पॉइंट को हम पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, तो यानी कि ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। जब भी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं तो उस पॉइंट को क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, जिसे हम टेस्ट चार्ज करते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, है ना। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो ये के क्यू बाय आर है, ये भी के क्यू आर बाय आर है, यानी कि V अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, के क्यू बाय आर डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस जिसको आर ए से डिनोट कर रहा हूँ। और अगर वी बी निकालूंगा तो वो क्या होगा, के क्यू बाय आर बी, जो कि होगा ये डिस्टेंस जिसको आर बी से डिनोट कर रहा है। तो अब आप देख रहे हो के क्यू तो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। अब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं एज, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, आर पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो एज आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, तो कोई अगर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अब बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो अब ऐसा पॉजिटिव ही आएगा। सो आपका क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव। क्लियर सभी को। दिव्यांशु, मानसी, आया समझ में। तो ये था पहला क्वेश्चन 2016 के पेपर का। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज enclosed by spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? How does the electric flux due to a point charge enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है किसी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये मान लेते हैं हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और इसमें एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ये, तो इसकी वजह से कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लेट्स से फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड, मतलब किस तरीके से इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो कि सरफेस के अंदर है उसका फ्लक्स अफेक्ट होगा अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर दें, मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के रेडियस को इंक्रीज कर दें, यानी कि इसको बढ़ा दें, तो इसके फ्लक्स पे क्या इफेक्ट आएगा, यानी नया फ्लक्स क्या होगा बताइए। रचित कह रहे हैं सेम होगा, बाकियों का आंसर। समीर,
फ्लक्स का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, हम याद दिला देते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है E डॉट A, और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम पढ़ा है फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सोनिया सेम रहेगा। दिव्यांशु समीर कह रहा है ज्यादा हो जाएगा। मानसी नहीं आंसर, देखिए आंसर है सेम। देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स। कैसे? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब जब भी फ्लक्स निकलेगा तो क्यू से मतलब है और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर क्यू चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर है, अब इस सरफेस को आप जितना भी इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो, इसके फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। और हम इसके अकॉर्डिंग नहीं देख रहे, हम एरिया नहीं देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देख रहे हैं। और यहाँ तो बोल ही दिया है कि गॉसियन सरफेस है, तो आपको तो सीधा माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस मतलब गॉस लॉ। गॉस लॉ इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। और अगर वैसे भी देखें तो ध्यान रखो, जब भी किसी सरफेस के अंदर अगर चार्ज है, सरफेस के अंदर अगर चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर, तो जो फ्लक्स है वो हमेशा चार्ज पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। इतनी बात क्लियर? मानसी ठीक है। ये थे दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे एक नंबर में चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है राइट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल मैंने बताया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा आपको वह जो लाइन आपने रटी हुई है, जो लर्न की हुई है, जस्ट वही लिखना है। ठीक है। फिर ये सब अलग चैप्टर से आ गए, फिर अलग चैप्टर अलग चैप्टर डिफरेंट चैप्टर। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन। फर्स्ट कर लिया, थर्ड सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, आप ये भी देखो किस किस चैप्टर से आ रहा है। पोटेंशियल का जो चैप्टर है वो कौन सा है? सेकंड चैप्टर है ना? कौन से चैप्टर से है? सेकंड चैप्टर से। सेकंड जो हमने किया गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम भी किससे है? फ्लक्स हमने किस में पढ़ा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया, ये भी सेकंड चैप्टर सेकंड से है। थर्ड जो हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किस में है? थर्ड चैप्टर में है। ठीक है। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन भी चैप्टर थर्ड से है। क्या कह रहा है? टू सेल्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि दो सेल हैं जिसकी ईएमएफ दे रखे हैं, दैट इज 1.5 वोल्ट, एंड सेकेंड ईएमएफ दे रख गिवन है 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज R1 इज इक्वल टू 2 ओम, 0.2 ओम, एंड R2 इज इक्वल टू गिवन है 0.3 ओम। ठीक है। ये हो गए ईएमएफ और ये हो गए इनके इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है सेक्टरली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल टोटल ईएमएफ निकालना है एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ये दो केस करने हैं। अब इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हमने डेरिवेशन करके डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल रखा है, अगर याद हो तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल रखा है। जब सीरीज में होगा, सीरीज में होगा तो मैंने बताया था कि टोटल ईएमएफ जो होगा वो होगा E1 प्लस E2 प्लस सोन जितने भी होंगे, और रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का वो भी क्या हो जाएगा? सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है। एंड सोन जितने भी होंगे, ये याद होगा।
पैरेलल कनेक्शन में मैंने बताया था कि जो टोटल ईएमएफ होगा वो होगा ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, ये एक के फॉर्म में, और जितने इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे उतना होगा, समझ गए। और जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, जितने भी लगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ई इक्विवेलेंट तो यहाँ से आ जाएगा और आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा, तो हम इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को सॉल्व करना आपके लिए इजी है। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब सॉल्व करते हैं, जरा ट्राई करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल ईएमएफ हमें निकालना है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, दो के लिए सॉल्व करूंगा, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन में R1 प्लस R2, सॉरी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अब इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट, ये सॉल्व किया हुआ है हमने, डेरिवेशन करी हुई है ये, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2। अब जब इस आर इक्विवेलेंट को यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे तो ये पूरा सॉल्व करके आपका बनना है, मैं डेरिवेशन कराई हुई है तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, क्योंकि आर इक्विवेलेंट को जब यहाँ डालोगे तो R1 R2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1 प्लस R2। और आर इक्विवेलेंट कैसे हाँ, R1 प्लस R2 आएगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट जब सॉल्व करोगे तो देखो, आर इक्विवेलेंट को जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, दैट इज R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2। इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बन गया R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। ठीक है, समझे, तो इजी है। अब आपको ई इक्विवेलेंट निकालना है तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है। अब E1 की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, 1.5 इंटू, गूगल मीट आजकल बहुत ड्रामे। तो हम बात कर रहे थे क्या, देखो जरा यहाँ पे, E1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, E1 की वैल्यू हमें 1.5 दे रखी है और E2 की वैल्यू हमें 2 वोल्ट दे रखी है। तो आप देखोगे कि E1 और E2, आर E1 की वैल्यू 1.5 और R2 की वैल्यू 0.3। ठीक है, प्लस में E2 की वैल्यू 2 और E1 की वैल्यू 0.2। ठीक है, और क्या कह रहे हो, हाँ, तो ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आप लोगों का, हाँ, तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये पूरा आना चाहिए 1.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आर इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, कहाँ गया, ये रहा आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करो, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यानी कि 0.2 प्लस 0.3 अपॉन में इंटू, सॉरी इंटू अपॉन में 0.5, 0.2 प्लस 0.3, तो 0.6, 0.06 अपॉन में 0.5, ये आना चाहिए आपका 0.12। तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो हम बात कर रहे थे कि एक रिंग है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस a है, और उसके एक्सिस पॉइंट पे P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आपको याद होगा हमने डेरिवेशन करी थी चैप्टर 4 में मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, E cos फाई। ठीक है, तो सेम तरीके से आप अप्लाई करके क्या कर दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है दिव्यांशु, रचित, सोनिया, ये आपने किया होगा, 4th चैप्टर तो अभी किया नहीं है रचित ने, ये उससे रिलेटेड है। मानसी, याद आया कुछ, मानसी?
मानसी का रिप्लाई नहीं है। चलिए, तो बाकी दिव्यांशु, रचित, सोनिया, आपको ये ध्यान आया बात? मैं कह रहा हूँ, ये आपको याद आया, ये हमने क्लास में करा था चैप्टर 4 में। यस सर। तो उसी के तरीके से है। तो आज का होमवर्क, लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था जो एक क्वेश्चन था बोर्ड पेपर का ही, और आज का भी होमवर्क यही है कि आप इसकी जो पूरी डेरिवेशन है उससे रिलेट करके सॉल्व करके अपलोड करेंगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है, दिव्यांशु होमवर्क आना चाहिए, और समीर तुम्हारा भी। ठीक है, और इसमें अगला पार्ट क्या कह रहा है वो देखो, इस क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू है। जब आप इसके अगले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लोगे तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो मैं बता देता हूँ क्या आना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि क्या हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, फॉर्मूला आपका बनना चाहिए 1/2πε0 QX अपॉन में, अगर आप इसको R लेते हो यहां से लेकर यहां तक, अगर ये डिस्टेंस आपने R ले लिया तो, ठीक है, तो ऐसे केस में, एक मिनट, R क्यों लेंगे, इसको R नहीं, ये तो X ही लोगे आप, यहां से यहां तक डिस्टेंस X है ना, तो ये X हो गया, ये हो गया। तो अगर आपने ये X ले रखा, ये है, और ये स्मॉल R है, तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, a² + x² पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आना चाहिए आपका इस पॉइंट पे, तो ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या कंटिन्यू कह रहा है, क्वेश्चन कंटिन्यू कह रहा है, हेंस शो दैट फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि कह रहा है कि अगर ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर हो इसके कंपेयर में, ठीक है, ये पॉइंट इसके कंपेयर में बहुत दूर हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको कंडीशन डाल देनी है कि अगर बहुत बड़ा है तो R इज ग्रेटर देन, सॉरी, X इज ग्रेटर देन A। X अगर ग्रेटर देन A होगा तो A² + x² जो होगा वो सिमिलर किसके हो जाएगा, x² के। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, KQ/x²। क्या बन जाएगा, KQ/x²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1/4πε0 Q/x। इसको सॉल्व करने पे तो आप कह दोगे कि यही फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना, यही होता है ना, KQ/x² होता है, KQ/x² होता है, तो यही फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो आप कह दोगे कि ये किसके लिए है, ये पॉइंट चार्ज के लिए, तो किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। समझ में आई बात दिव्यांशु, रतीश, सोनिया? यस सर। तो ये इसका आगे का क्वेश्चन था कंटिन्यू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनकी क्लास फिर डिस्कनेक्ट हो गई, इनको बोलता हूँ जूम पे ही कनेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमारा है अभी 13। इसको रब कर दूं मैं, तो रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है, write the expression for the magnetic force acting on a charged particle moving with velocity v in the presence of magnetic field B। हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होकर, मतलब मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो बताइए एक्सप्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? QV into B। तो एक्सप्रेशन होता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है v वेलोसिटी से, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है v वेलोसिटी से, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, QVB sin थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन जो था 13 का वो क्या था, वो था राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल
मूविंग विद वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर करेगा या मूव करेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, QVB sin थीटा। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। फिर सेकंड पार्ट इसका गिवन है, इसमें डायग्राम गिवन है कि इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर की साइड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं। कौन कौन है, अल्फा, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। द क्वेश्चन इज द न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग इक्वल वेलोसिटी, तीनों की वेलोसिटी सेम है, इक्वल वेलोसिटी इंटर एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर शोन ट्रेस देयर पास्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक। यानी कि आपको मतलब इसका क्या करना है, पाथ की डायरेक्शन बना के दिखानी है। ट्रेस दियर पाथ इन द फील्ड इन मैग्नेटिक। ठीक है, तो आपको इनका पाथ शो करना पड़ेगा। तो आप मेरे को बताओ इसमें से कौन डिफ्लेक्ट होगा और कौन नहीं होगा, ये आप बताएंगे मेरे को पहले तो। कौन बताएगा? अच्छा, इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कौन सा रूल लगेगा? सर अल्फा डिफ्लेक्ट करेगा। अल्फा डिफ्लेक्ट करेगा और बाकी दोनों नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे? इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब आप अप्लाई करोगे तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो वो चार्ज नहीं होगा तो वो तो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है। हमने देखा ना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगता है। अब उसका अगर न्यूट्रॉन की बात करो तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब अल्फा और इलेक्ट्रॉन, अल्फा होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो नेगेटिव का होगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अल्फा पे अगर मैं निकालता हूं तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी और ये फोर्स है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया, वेलोसिटी और ये फोर्स। तो देखो वेलोसिटी किस साइड है, इस साइड, तो ये मैंने फिंगर इस साइड रख दी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की साइड, तो मैंने अंदर की साइड रख दी। तो फोर्स किस साइड लग रहा है, इस साइड, अपर साइड। अपर साइड लग रहा है मतलब ये जाके किधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, मतलब ऐसे घूम के जाएगा। तो अगर पॉजिटिव के लिए आपने अप्लाई किया, अगर ये दोनों ही सेम वेलोसिटी जा रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए अगर ये अप्लाई किया तो नेगेटिव का उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हो गया ट्रेस, समझ में आया? हमने क्या किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, ये इनकी वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तो फोर्स किस साइड लगेगा, ऊपर की साइड। और ये जब भी लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए लगता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कौन है इसमें से, अल्फा। तो अल्फा के लिए आपने अप्लाई किया तो दिखा रहा है ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ऊपर लग रहा है मतलब कि ऐसे घूमेगा। तो नेगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव अगर ये ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव उल्टा मतलब नीचे की तरफ घूमेगा। ठीक है, क्लियर? दिव्यांशु, मानसी, रचित, सोनिया? यस सर। यस सर। मानसी? चैट करने का टाइम मत करो, तुरंत बोल दिया करो। चैट में तुम लिखोगे तब मैं पढ़ूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, बोल दिया करो तुरंत। क्यों दिव्यांशु, बोलने माइक ऑन करने में क्या दिक्कत होती तेरे को, हैं? मानसी, दिव्यांशु? यस सर। हाँ, सुनाई दे रहा है आपको, समझ में आई है? हाँ सर, आ गया। हाँ तो बोलो ना, आ गया, जल्दी रिप्लाई किया करो। दिव्यांशु तू कब रिप्लाई करेगा भाई? ओके सर। रुक जाते, रुक जाते, मैं आज ही
ओके, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट देखिए, अब ये कौन से चैप्टर से था? ये था चैप्टर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 किससे आ गया? चैप्टर 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 किससे है? चैप्टर 6 से। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन फर्स्ट पार्ट, इजी, डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है, देखोगे लिख दोगे। सेकेंड पार्ट, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स, क्या बोल रहा है? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1.5 हेनरी, यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या दे रखा है? 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल changes from 20 ampere, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, from 2 changes from 2 20 एम्पियर, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्या है? क्वेश्चन चेंजेस फ्रॉम 2 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, व्हाट द चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि जो करंट है वो 0 से 20 हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 से 20 हो रहा है, मतलब कि इनिशियल स्टार्टिंग है। तो चेंज जो हो रहा है, चेंज इन करंट है, वो क्या आ गया? 0 to 20 एम्पियर। ठीक है, कितने टाइम में? कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। ठीक है, 0.5 सेकेंड्स में इतना करंट चेंज हो रहा है और म्यूचुअल इंडक्शन 1.5 हेनरी है। तो व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद अदर कॉइल, यानी कि फ्लक्स बताना है कि कितना होगा, फ्लक्स बताना है कि कितना होगा। अब आपको पता है कि जब म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था फाई डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पे, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा जब जब करंट चेंज होगा। तो अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो फाई इज इक्वल टू एम आई। बात यहाँ चेंज होने की हो रही है, तो हम फॉर्मूला ले लेंगे चेंज का। ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम डेल्टा आई। ठीक है, आपके पास एम है, डेल्टा आई है, निकालना क्या है? फ्लक्स। निकालना क्या है? फ्लक्स। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स निकालना है तो एम कितना है? 1.5। चेंज इन करंट कितना है? 0 से 20 हो गया, तो चेंज इन करंट कितना आया? 20 एम्पियर। चेंज इन करंट कितना आया? 20 एम्पियर। और ये 3 हो जाएगा 3, यानी कितना आ गया? 3। फ्लक्स निकाल रहे हो तो वेबर, 30 वेबर क्या आ गया? फ्लक्स आ गया, चेंज इन फ्लक्स। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। सिंपल क्या किया है, न्यूमेरिकल में बोला हुआ है, दोबारा सुन लो, इसमें जस्ट जीरो वैल्यू नहीं दी हुई है, आप देखोगे क्वेश्चन पेपर। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 seconds, what is the change of flux linkage with the other coil, यानी change in flux निकालना है। तो सिंपल देखो, क्वेश्चन में कई बार क्या होगा कि आपको पढ़ के ऐसा लगेगा क्या पूछ लिया, क्या गिवन है, मत सोचा करो इतना। क्वेश्चन पढ़ो, जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को लिख लो, गिवन वैल्यूज, और क्या निकालना वो लिख लो। फिर देखो कि उसके बीच में कोई रिलेशन लग रहा है, रिलेशन लग रहा है तो रख दो, लगा दो, अप्लाई कर दो, बस यही चीज है। कई बार क्या होता है कि वैल्यूज गिवन होता है, समझ में नहीं आता कि क्या दिया हुआ है, तो जस्ट उसके पीछे की यूनिट देखो, जो यूनिट गिवन होगी उसके हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना कि वो क्या गिवन है। यूनिट आपको लर्न होगी कि किसकी यूनिट क्या होती है, इतने बार पढ़ोगे तो यूनिट लर्न हो जाएगी। तो ये तरीके हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पूछेगा कि देखोगे कि क्या पूछ रहा है, बट अगर वैल्यूज देखो तो कुछ भी नहीं। आप देखो टाइम का कहीं यूज भी नहीं हुआ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वैल्यूज दी हुई है तो कहीं ना कहीं यूज ही होंगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 4, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये आ गया कैपेसिटर वाला पार्ट, यानी कि थर्ड चैप्टर, थर्ड। ठीक है, अब देख लो कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंटली आ रहा है चैप्टर में से। ठीक है,
तो two parallel plate capacitor X and Y have the same area of plate and same separation and air between the plates while Y contain a dielectric medium of, यानी कि इस तरीके से डायग्राम है, दो कैपेसिटर हैं और इस कैपेसिटर के साथ में एक बैटरी कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर X है, ये कैपेसिटर Y है। X और Y यानी कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है dx एंड dy, सेपरेशन जो है वो क्या होता है, कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, ये सेपरेशन होता है पैरेलल प्लेट के बीच में, और ये होता है एरिया, है ना। तो बोल रहा है कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ x एंड y क्या है, इक्वल है। दूसरा कह रहा है कि एरिया ऑफ प्लेट जो है x और y का भी सेम है, एरिया भी सेम है। दोबारा सुन लो, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स x and y have the same area of plates and same separation and air between the plates while y contain a dielectric medium, यानी x में एयर है, y में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना दे रखा है, 4। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो मीडियम ऑफ ईआर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, जिसमें एक्स में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ध्यान रखना है, और इसमें एयर है, ठीक है। इसको मैं इसमें एयर लिख दे रहा हूँ ताकि ध्यान रहे, और इसमें डाइलेक्ट्रिक लिख दे रहा हूँ के से, ये आपको ध्यान रहे कि इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहाँ तक बात क्वेश्चन क्लियर है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। तो आगे देखिए, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, यानी कि टोटल कैपेसिटर निकालना है। क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटर निकालना है, सी इक्विवेलेंट। अब देखो इसके अंदर एयर है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर अगर एयर है तो एयर के लिए आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस वाला क्या कर रखा है, फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। तो अगर आप Cx निकालते हो, ये निकालना है, तो पहले मैं Cx निकाल रहा हूँ। तो Cx इज इक्वल टू क्या होगा, एयर वाला है तो क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, जो हमने डिराइव किया था, डेरिवेशन करी हुई है। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। फिर उसके बाद अगर इसकी बात करें कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस सेपरेशन के बराबर होती है, अगर टी डी इज इक्वल टू टी हो जाता है तो ऐसे केस में जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला फॉर्मूला लिया है उसको छोड़ के आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट इज के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, अब और सिंपली समझो। इधर हमने क्या बात करी कि दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है और एरिया भी सेम है। इसका मतलब अगर ये कैपेसिटर है तो ये भी कैपेसिटर है, सेम है। तो इसको हम लेट क्या कर सकते हैं, सी एक्स अगर सी है तो सी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, के की वैल्यू 4 है तो 4c हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। सी एक्स अगर सी है तो सी वाई क्या हो जाएगा, 4c, क्योंकि ये चीज सेम है। यहाँ तक बात क्लियर। यस सर। यस सर। दिव्यांशु, सर। दिव्यांशु, इतनी बात आपको क्लियर है। और बोला क्या है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये कैसे हैं, सीरीज में। कैसे हैं, सीरीज में। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जब हम सीरीज सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस का उल्टा वाला फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। सीरीज में होता है सी इक्विवेलेंट, यानी कि मान लो सी इक्विवेलेंट अगर आप निकाल रहे हो तो वो होगा 1/cx प्लस 1/cy, है ना। ये उल्टा होता है सीरीज में। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या आया, दैट इज 1/c प्लस 1/4c। इसको सॉल्व करोगे तो 4c प्लस c अपॉन में 4c स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 5c अपॉन में 4c स्क्वायर, एक c से c गया, ये आया 1/c इक्विवेलेंट। तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ गया 4c/5। c इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4c/5। समझ में आया, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है।
कैलकुलेट द पोटेंशियल। अब इसमें अगर आपको सी की वैल्यू गिवन हो, मान लो कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, तो आप कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैपेसिटेंस के वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्लियर है? तो इस तरीके से हो सकता है। और भी क्या दे सकता है इसमें, और आपको वैल्यू किस तरीके से दे सकता है, या तो सी की वैल्यू देगा, ठीक है, या फिर आपको बोलेगा सी इक्विवेलेंट गिवन है। क्या बोलेगा? सी इक्विवेलेंट गिवन है, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस आपको गिवन है, बताइए इनके सी की वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ से सी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से आपको सी इक्विवेलेंट दे रखा है 4, है ना। अगर ये इफ आपको टोटल कैपेसिटेंस दे रखा है 4, तो आप यहाँ 4 पुट करोगे तो 4C/5, तो 4 से 4 कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 फेराड। 5 फेराड या 5 माइक्रोफेराड, अगर ये माइक्रोफेराड में गिवन है तो, ठीक है। तो माइक्रोफेराड इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई के अक्रॉस। देखिए, इतना नोट कर लिया आपने, इसको रब कर दूं मैं या इधर ही कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। अगर ये 15 वोल्ट बैटरी दे रखा है तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल इसका गिवन है, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस करना है। सिंपल सी बात है, आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के बारे में पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो मतलब इसका पोटेंशियल अलग आएगा, इसका पोटेंशियल अलग आएगा। इतनी बात क्लियर है? अब अगर ये आ जाता है तो पोटेंशियल अलग अलग आता है तो करंट अलग अलग, पर कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, सी क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, मतलब कि यहाँ पे करंट का कोई रेशन नहीं होता, चार्ज का रेशन होता है, कि चार्ज और करंट एक दूसरे पे रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर करंट सेम जाता है तो इसका मतलब चार्ज भी सेम जाता है, मतलब जो चार्ज इसको मिलेगा वही चार्ज इसको मिलेगा। इतनी बात क्लियर? जो चार्ज इसको मिलेगा वही चार्ज इसको मिलेगा। इतनी बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब चार्ज, अब जब भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सेम मैं बोलता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जब भी सीरीज और पैरेलल में जब मैं सेम बोलता हूँ तो सेम का मतलब क्या होता है, सेम का मतलब होता है टोटल। सेम से मतलब होता है टोटल से, मतलब जब भी सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन में सेम की बात हो रही होगी ना, कि सेम मिलेगा, सेम पोटेंशियल मिलेगा, सेम करंट मिलेगा, तो इसका मतलब होता है हम टोटल की बात कर रहे होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज सेम मिलेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। अब अगर टोटल चार्ज चाहिए तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस टोटल पोटेंशियल। टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस टोटल पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, बट अगर जैसे कि हम देखें कि हमने सी इक्विवेलेंट क्या मान लिया है, 4 माइक्रोफेराड मान लिया है ना, क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो मैंने मान लिया कि टोटल कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 4 माइक्रोफेराड, और टोटल पोटेंशियल गिवन है, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल हम निकाल रहे हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट V, तो Q इज इक्वल टू आ गया 4 माइक्रोफेराड इंटू में 15 वोल्ट, तो 15 चौक 60, 60 माइक्रो कुलम, है ना। ये क्या आ गया, टोटल चार्ज। अब यही चार्ज किसको मिलेगा, X को, और यही चार्ज किसको मिलेगा, Y को, क्योंकि सेम मिले, सीरीज में है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है X पे और पोटेंशियल निकालना है Y पे, तो दोनों का अलग अलग होता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, इसी फॉर्मूले से। देखो इसी फॉर्मूले से, जैसे रेजिस्टेंस के केस में ओम्स लॉ अप्लाई होता है, रेजिस्टेंस के केस में ओम्स लॉ अप्लाई होता है, उसी तरीके से कैपेसिटेंस के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस के केस में ओम्स लॉ अप्लाई होता है, उसी तरीके से इस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे हम वहां पे V इक्वल टू आई आर को तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे यूज करें। तो हमें पोटेंशियल चाहिए, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन में सी एक्स, Q अपॉन में सी एक्स।
तो Q अपॉन में CX किसके बराबर है? CX बराबर है C के, और C कितना आया है? 5 माइक्रोफैराड, जब हमने ये माना है। तो CX किसके बराबर है? C के, और C किसके बराबर? 5 माइक्रोफैराड। तो बस Vx इक्वल टू Q कितना है? 60 माइक्रोकूलम अपॉन में CX कितना है? 5 माइक्रोफैराड। तो वो माइक्रो से माइक्रो गया और ये 12 गया, तो कितना आ गया? 12 वोल्ट, है ना। सेम तरीके से आप y के अक्रॉस निकाल लोगे Q अपॉन में CY, है ना। तो CY अगर निकालोगे तो CY हमारा किसके बराबर है? 4C के बराबर। CY किसके बराबर है? 4C के बराबर, और 4C में C कितना है? 5 माइक्रोफैराड। तो 5 इंटू 4 कितना हुआ? 20 माइक्रोफैराड, है ना। तो Q कितना है हमारा? 60 माइक्रोकूलम अपॉन में 20, CY की वैल्यू 20 माइक्रोफैराड। तो माइक्रो से माइक्रो गया, 0 से 0 गया, और ये 3 गया, तो कितना आ गया? 3 वोल्ट। ठीक है, 12 3 15 15, ठीक है। 12 और 3 कितना हुआ? 15। यहां तक कोई दिक्कत, कुछ कोई बात नहीं समझ में आई हो? सर आ गई बात समझ। सोनिया, मानसी, दिव्यांशु? हाँ सर आ गई। आ गई, बहुत अच्छी बात है। देख लो, आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं और इससे टफ वाले किए हैं। आप देख रहे हो इसमें कितना इजी वे में निकलते जा रहा है। अगर वैल्यूज गिवन है तो बहुत इजी वे में निकलते जा रहा है। जस्ट आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें, और जो इस क्लास को बाद में देखेंगे उनको भी ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना है। इजीली समझ में आ रहा है? जो इन वीडियोस को बाहर में देख रहे हैं उनको अगर कोई डाउट आता है इन क्वेश्चंस में, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में या गूगल क्लासरूम ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगली क्लास अटेंड करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर क्लास आप अपने डाउट्स जितने भी हैं वो पूछ सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब एक और होमवर्क, एक होमवर्क मैंने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। अब दूसरा होमवर्क है इसका तीसरा पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट है, इसको आप नोट कर लो। इसका थर्ड पार्ट ये है कि एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई का रेशियो, एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई का रेशियो, यानी यू एक्स अपॉन में यू वाई का रेशियो निकालना है। ठीक है, यू एक्स अपॉन में यू वाई का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। थर्ड पार्ट है इसका यू एक्स अपॉन में यू वाई। इसको सॉल्व करके आप गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे। ये होमवर्क नोट कर लो। एक होमवर्क था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, और एक इसका थर्ड पार्ट हो गया आज के लिए, जिसमें रेशियो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, अक्रॉस अलोंग वाई। तो उसका रेशियो आप निकाल के दिखाएंगे। क्लियर सभी को? यस सर। तो तो आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं होगा? अभी ये पेपर पूरा सॉल्व हुआ तो नहीं है, इसमें देखूं और कोई क्वेश्चन है? दो तीन क्वेश्चन और है, अब तो बहुत क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको, किसी बीच में क्लास लेके कर लेंगे। ठीक है, तो ये था 2016 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आप देख रहे हैं कितनी इजीली क्वेश्चंस आ रहे हैं। जस्ट जो चीज आपको करनी है वो करनी है, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आप नोट कर रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ें और उन पे बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर सिर्फ आप थ्योरी भी लर्न करते हो, आधा पेपर तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और आधा पेपर और अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट को और लर्न करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रचित, तुम गूगल का वो कर लेना, तब मैं नेक्स्ट क्लास से वो फिर किया करूंगा। ठीक है, ओके सर। किसी को कोई डाउट? ऑस्टेड सर एक्सपेरिमेंट सोनिया, हाँ देखो, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है सोनिया, कि उसमें क्या है कि इसको नोट करना है, कर लो, मैं जरा साइड में समझा देता हूँ। कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में है कि क्या होता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, और उसके चारों तरफ नीडल लगा दी थी। ठीक है, उसके आसपास बहुत सारी नीडल लगा दी थी।
तो क्या हुआ था कि जब करंट उसमें से फ्लो कर रहा था तो नीडल ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले ली थी, जिससे उससे पता चला था कि जो है मैग्नेटिक करंट जब फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। इतना ही है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है सोनिया। ओके सर। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बस इतना ही था कि जो सर इससे क्वेश्चंस तो नहीं आते ना? इससे क्वेश्चन नहीं आते, मैं तभी तो मैंने नहीं कराया था। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बस इतना ही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रेजेंस है, वो उसका पता लगाया था उसने एक प्रैक्टिकल करके, जिसमें एक वायर थी जिसमें से वो करंट को फ्लो करवा रहा था, और आसपास बहुत सारी नीडल्स उसने रख दी थी। ठीक है, तो उसके बेस पे जब वो करंट पास होता था, नीडल ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले ली थी, एक डायरेक्शन शो कर रहा था, जिसके बेस पे उसने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो उसने उससे पता लगाया था। बस इतना ही है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, ओके सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। और बाय होमवर्क जो सर। दिया है वो होमवर्क जो दिया है उसको कर लेना। ठीक है, ओके सर।